सोशियो पॉलिटिकल एंड वेरियस एजेंसीज, सोशियो पॉलिटिकल यानी सोशी से, पॉलिटिकल से, कल्चर से जुड़ा हुआ, या कई बार जो इतिहास वाला पोर्शन है उसको भी हम इसी में रख देते हैं और इससे जुड़े मुद्दे देखते हैं। तो इस वीक में जो प्रमुख मुद्दे रहे हैं उनमें से एक मुद्दा रहा है राष्ट्रपति का संदर्भित मुद्दा, प्रेसिडेंशियल जो है रेफरेंस बोला जाता है। संविधान के अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की अधिकारता है। इसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस या राष्ट्रपति संदर्भ कहा जाता है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संविधान से जुड़े हुए विभिन्न पहलू या मुद्दों या जहां और भी कुछ ऐसा रहता है उससे सुप्रीम कोर्ट की राय लेते हैं। और इस राय को जो देने की जो लिए जो प्रावधान है वह ये है कि सुप्रीम कोर्ट की कम से कम 5 जजों की एक पीठ बैठेगी और वह राय देती है सुप्रीम कोर्ट में। और ये राय होता है, एडवाइज होता है, निर्णय नहीं होता है, डिग्री नहीं होती है। अतः इसके लिए कोई कानूनन बहुत महत्व नहीं होता है, लेकिन इसका प्रभाव पड़ता है। ये राय है इसलिए न सरकार पे या राष्ट्रपति पर भी बाध्यकारी नहीं है, और चूंकि राय मांगी गई है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी राय देने के लिए बाध्य नहीं है। इतना तो हम जब पिछली बार ये मांगी गई थी अप्रैल मई में तभी हमने पढ़ाया था। फिर ये मुद्दा वही है कि एक मुद्दा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो राष्ट्रपति द्वारा जो मुद्दे संदर्भित किए जाते हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया कोई निर्णय क्या उसके पुराने फैसले को पलट सकता है या नहीं पलट सकता। क्यों ये कहा जा रहा है? हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने जो राष्ट्रपति ने उनसे सलाह मांगी थी, विभिन्न सारे 13-14 प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्नों को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी की है राज्य सरकार, और जो वेरियस एजेंसीज है उनको नोटिस जारी की है कि वो अपना अपना पक्ष वहां पे रखें। अभी उसी दौरान जो है जब तमिलनाडु का फैसला अप्रैल में आया था तो तमिलनाडु सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों के बिल को असेंट लेने के मामले को लेकर आई थी, और केरल सरकार भी आई थी। उस फैसले के बाद केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपने जो याचिका थी उसको वापस ले लिया, ये कहते हुए कि अब उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक निर्णय उस पर आ गया है जो गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में काम करेगा। इसका विरोध भारत सरकार के जो अटॉर्नी जनरल हैं और सॉलिसिटर जनरल ने उसका किया, क्योंकि उनका कहना था कि राष्ट्रपति इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से सलाह लिया गया है जिसके परिप्रेक्ष्य में निर्णय बदल भी सकता है सुप्रीम कोर्ट का। तो ऐसे में आइए हम इस पूरे मुद्दे को देखते हैं क्या मामला है, क्योंकि ये एक तो शुरुआत हुई है, दूसरे अगर सरकार को लगता है कि इसके द्वारा इस पे दी गई कोई सलाह सुप्रीम कोर्ट के आगामी निर्णय को पलट सकता है तो वो भी महत्वपूर्ण है। इसको आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है ये तो आपने देख ही दिया। मामले की अगर पृष्ठभूमि के रूप में देखते हैं तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय ने के जो है अप्रैल 2025 का फैसला के बाद 14 प्रश्न प्रस्तुत किया गया था, जो कि संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ दिया गया था। ये जो फैसला था वो तमिलनाडु सरकार द्वारा लाए गए एक मामले में दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल RN रवि द्वारा 10 पुनः पारित राज्य विधेयकों को मंजूरी देने में देरी की अवैध है। ठीक है, इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय पहली बार ये फैसला महत्वपूर्ण था कुछ मामलों में, क्योंकि पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों और राष्ट्रपति दोनों पर न्यायिक रूप से लागू करने योग्य समय सीमा लागू की थी, जबकि संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। वर्तमान संदर्भ में इस बात पर राष्ट्रपति स्पष्टता चाहते हैं कि क्या अदालतें संवैधानिक प्राधिकारियों को यह निर्देश दे सकती हैं कि उन्हें कैसे और कब कार्य करना है, क्योंकि संविधान के कई आर्टिकल जैसे 200, 201 है, इसमें भी कहीं भी समय सीमा का वो बात नहीं है। दूसरे आर्टिकल 361 भी संविधान का ये कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्य, अपने जो कार्य है उनके लिए वो किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जा सकते हैं। और कई सारे मामले और भी जो सुप्रीम कोर्ट ने 13-14 सवाल पूछे हैं उसमें 200 आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल और 201 के तहत राष्ट्रपति के साथ जो समय सीमा लगाई गई है ये बात है। ये बात भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का 2 सदस्यीय बेंच
या नॉर्मल बेंच क्या किसी संवैधानिक महत्वपूर्ण मसलों पर हल कर सकता है, या आर्टिकल 142 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की असाधारण शक्ति है जो कंप्लीट जस्टिस करने की, क्या वह उसके जरिए संविधान में बदलाव किया जा सकता है। ऐसे कई सारे गंभीर प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि वो ऐसे प्रश्न हैं जब ये निर्णय आया था उसके बाद ही कई सारे न्यायविदों का मानना था कि ये सारे प्रश्न खड़े हो गए हैं जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। और उन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार चाहती तो याचिका दायर करके भी उस मामले को देख सकती थी, लेकिन उन्होंने एक राष्ट्रपति संदर्भ का सहारा लिया और मामले को डिटेल प्रश्नों के रूप में न्यायपालिका के पाले में ही कर दिया कि आप इस पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इसका फैसला करे। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार है या राष्ट्रपति की जो सलाहकारी अधिकारिता है उसको जरा समझे। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का यह सलाहकार क्षेत्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत प्रदान किया जाता है। ठीक है, और यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों को जो है विस्तारित करता है। इसके तहत राष्ट्रपति ऐसे प्रश्न का उल्लेख कर सकते हैं या जो उठ चुका है या उठने की इसमें संभावना है। यह सार्वजनिक महत्व का होना चाहिए और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की राय की आवश्यकता होनी चाहिए, इन्हीं प्रश्नों पर देता है। इस शक्ति का उपयोग 1950 से कम 15 बार किया गया है राष्ट्रपति ने। ठीक है, और उसमें से 2-3 मामलों को छोड़कर ज्यादातर मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय या अपनी सलाह राष्ट्रपति को दी है। ठीक है, 2-3 मामलों में चूंकि सलाह मांगी जा रही है, तो आपके लिए जब आप किसी से सलाह मांगेंगे तो इसमें राष्ट्रपति को भी है, सुप्रीम कोर्ट को भी है, चाहे तो वो सलाह मानने से इनकार कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको पर्याप्त कारण बताना पड़ेगा। उसी तरह से राष्ट्रपति भी उसको सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की एक राय होती है, न कि निर्णय। डिग्री नहीं होती है, स्ट्रिक्चर होती है, निर्णय होती है, इसलिए उसको मानना न मानना उसको कोई उस पर निर्भर नहीं कर सकता है। इसके अगर बारे में देखा जाए तो राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने में यह सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वो उसकी विवेक पर होता है। क्यों? क्योंकि यह विवेकाधीन प्रकृति है। संविधान का जो अनुच्छेद 143 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय रिपोर्ट कर सकता है, रिपोर्ट करता है, यानी कि वह निर्णय नहीं देता है, डिग्री नहीं देता है, फैसला नहीं सुनाता है। वो जो भी प्रश्न राष्ट्रपति द्वारा पूछा गया है उस पे एक रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति के संदर्भ। ऐसे में न्यायालय के पास संदर्भ को अस्वीकार करने का भी विवेकाधिकार है और अनुच्छेद 143 के तहत सलाहकार राय राष्ट्रपति के लिए भी बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि ये एक रिपोर्ट है और इसका कोई न्यायिक समीक्षा का भी विकल्प उपलब्ध नहीं होता है कि उस रिपोर्ट पर या उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह है उस पर न्यायिक समीक्षा की जा सके, ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। और यदि मुद्दा पहले से ही न्यायालय में है और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है या अप्रासंगिक हो जाता है तो न्यायालय जवाब देने से भी इनकार कर सकता है। यानी जैसे अभी मैंने बताया ना कि न्यायालय जवाब देने से मना कर सकता है, लेकिन कुछ कारण होना चाहिए। कौन कौन से कारण होने चाहिए? कि वो संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है या अप्रासंगिक हो गया हो। जैसे किसी प्रश्न पूछा गया है और उस पे अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ या उससे बड़ी पीठ या कुछ ऐसे भी मामले हो जो अब वो समय बीत चुका हो, यानी किसी चल रहे ऑनगोइंग मैटर पर आप राय ले रहे हैं और वो मैटर ही खत्म हो गया हो, तब उस तरह के प्रश्नों को, या अगर वो जो है अप्रासंगिक हो या पहले से ही न्यायालय में चल रहा हो, अगर मामला पहले से ही न्यायालय में चल रहा हो तो भी सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि इस पर न्यायालय ही फैसला लेगी। जैसे कि बाबरी मस्जिद का मामला था, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद का मामला था, तो नरसिंह राव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उस समय के दौरान जो है राष्ट्रपति जो थे उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा था कि इसमें क्या फैसला लिया जाए, किसका यह जमीन का हक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को देने से मना कर दिया था, क्योंकि ये मामला पहले से चल रहा है और उसे देश की पद निरपेक्षता के विरुद्ध भी माना था और राष्ट्रपति को कहा था कि हम उनके पद के प्रति गरिमा को, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जो संस्था है, जो उनके नीचे कार्य करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा इस प्रश्न के जरिए पद निरपेक्षता के फैसले का पालन नहीं किया गया है। तो ये कुछ मुद्दों पर है कि सुप्रीम कोर्ट राय देने से इनकार भी कर सकता है। ठीक है,
देखिए ये सब मामले हैं, राम जन्मभूमि बाबरी जो है मस्जिद संदर्भ में है, जम्मू कश्मीर पुनर्वास कानून संदर्भ 1982, इसमें ऐसे मामले हैं जिसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के द्वारा जो फैसला सलाह मांगी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सलाह देने से इनकार कर दिया था। अब एक तो है कि वो विवेकाधीन है, सुप्रीम कोर्ट उसे दे या न दे, दूसरा है कि ये जो प्रकृति होती है यह भी सलाहकार की होती है। ठीक है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी राय की बाध्यकारी प्रकृति पर अभी भी बहस चल रही है। अनुच्छेद 141 केवल न्यायालय द्वारा घोषित कानून, डिग्री जिसे बोलते हैं कि जिस जो निर्णय पास करता है उसको ही सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी बनाता है। और सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य 1974 में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सलाहकारी राय बाध्यकारी मिसाल नहीं है, यानी उसके नीचे के न्यायालयों में नहीं हो सकता है। फिर भी आर.के. गर्ग बनाम भारत संघ जैसे कुछ फैसलों में पहले की चेतावनियों के बावजूद सलाहकार राय के तर्क को बाध्यकारी माना गया है। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण मामले में भी अस्पष्टता है और न्यायालय ने सलाहकार को उचित और समान का महत्व माना, लेकिन उन्हें बाध्यकारी घोषित करने से पहले रुक गया। तो अभी तक ये स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अभी तक फैसले हैं जिसमें एक क्लियर कट कहा गया कि सलाहकारी जो राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वह सुप्रीम कोर्ट और उसके नीचे के न्यायालयों में, चूंकि ये सलाह 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा दी जाती है, तो उसके नीचे के न्यायालयों में ये मान्य होगा या नहीं होगा। राष्ट्रपति पर तो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उसके नीचे के न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा या नहीं होगा, इसको लेकर मिक्स प्रक्रिया है। कुछ लोग, जैसे एक फैसला बताया गया था, उतना जानने की जरूरत नहीं कि कौन सा फैसला, कि इसको लेकर भी मिक्स राय है। आमतौर पे जो धारणा है, नहीं जो एक बार निर्णय आया है बहुत पहले, उसमें यह था कि वो राय है वो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले अपने राय दिया है राष्ट्रपति को, उसको पर्याप्त रूप से सम्मान दिया है। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि जो नीचे के न्यायालयों के लिए वो बाध्यकारी हो जाता है। ऐसे में अब यह है कि अगर देखा जाए तो अब यही प्रश्न है कि जो अप्रैल 2005 का फैसला है, क्या ये रद्द हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है रद्द हो जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर जैसे कोई राय आती है, बनती है और लगता है कि उसमें वो सारे फैसले गलत होंगे, तो आगे सरकार के पास ये रहता है कि उसी को आधार बना के कोर्ट में निर्णय बदल सकता है, या बड़ी बेंच को के पास अपील करके उस फैसले को बदल सकता है। केरल गवर्नमेंट को लगता था कि हो सकता है कि उसके मामले में बड़ी ये राय आ जाए, तो जिससे वो मजबूर होके कोर्ट उस फैसले को बदल दे, ताकि जबकि बदलने से उनको नुकसान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने उस फैसले को ही वापस ले लिया है, ताकि ये जो केंद्र सरकार के लिए एक राज्य सरकार के फैसले से ही रास्ता खुला रहता, वो बंद हो गया है। अब अगर उनको कोई राय दी जाती है और ऐसा लगता है कि वो फैसले के अगेंस्ट राय है, तो फिर सरकार उस फैसले के विरुद्ध जो है अपील कर सकती है। भले ये राय बाध्यकारी न हो सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन निश्चित रूप से जो एक संविधान पीठ अपना फैसला देगा, उसको वो पीठ या उससे बड़ी पीठ नजरअंदाज नहीं कर सकती है, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट को लेकर ही दुविधा, क्योंकि प्रश्न इतने गंभीर और गूढ़ पूछे गए हैं कि इतने आसानी से उन फैसलों से और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की और बेंच जो है आंखें नहीं बदल सकती है। तो ये गंभीर मुद्दा है। ठीक है, इसकी सीमाएं हैं। देखिए सीमाएं क्या है कि राष्ट्रपति का संदर्भ न्यायिक निर्णयों को नहीं पलट सकता है, बिल्कुल सही बात है। 2091 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 143 न्यायालय के पिछले निर्णयों की समीक्षा करने या उन्हें पलटने के लिए नहीं है, यानी 25 अप्रैल का फैसला इससे समीक्षा नहीं होगा। लेकिन अगर केरल वाला मामला चल रहा होता और उसमें अगर मामला कोई आता तो उसे बदल दिया जा सकता है, लेकिन सरकार के पास अभी भी उस फैसले को समीक्षा करने का अधिकार तो है ही। और एक बार जब सर्वोच्च न्यायालय ने किसी कानूनी मुद्दे पर आधिकारिक निर्णय दे दिया है, तो राष्ट्रपति के संदर्भ के माध्यम से उस पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ यह सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, इसके लिए कोई अपीली तंत्र उपलब्ध नहीं है, यह भी इसकी एक कमी है। ऐसे में राष्ट्रपति संदर्भ के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को अपीली शक्तियां प्रदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कोई निर्णय नहीं होता है, ये एक रिपोर्ट होती है। ठीक है, तो कुल मिला के इस मुद्दे को हमने देखा कि राष्ट्रपति का या सर्वोच्च न्यायालय की जो सलाहकारी अधिकारिता होती है, या राष्ट्रपति का जो सलाहकार की अधिकारिता होती है 143 के तहत, उनकी प्रकृति कैसी होती है, वो कैसे काम करते हैं, किन संदर्भों में लाए गए हैं और आगे आने वाले समय में उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है,